हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट के बारे में। दोस्तों कि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि आप लोग को 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी पेपर देने बैठेंगे, किसी भी एग्ज़ाम का, या तो सीटेट का हो, केवीएस का हो, या सुपर टेट का हो, या टेट का हो, मतलब टीचिंग एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उसमें आपको कम से कम 2 या 3 प्रश्न इस वीडियो से आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेंगे। मतलब प्रश्न यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं और समायोजन को समझ जाते हैं तो आपका 2 नंबर कहीं गया नहीं, 2 नंबर से ज़्यादा भी दोस्तों आ जाएगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि समायोजन से कितना प्रश्न पूछता है। यह सीडीपी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, समायोजन होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें आपको दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा कुछ सीख कर अगर उस कार्य को आप करते हैं तो आपने क्या किया, आपने समायोजन किया। समायोजन मतलब कि उस कार्य के साथ आपने समायोजन किया कि जहाँ पर आपको परेशानी दिक्कत आ रही थी, आपने अपने अनुसार उसको बैलेंस किया, तो यही होता है समायोजन। यानी कि देखिए, जैसे इसके इंग्लिश वर्ड को देखेंगे एडजस्टमेंट, तो आप समझ जाएंगे क्या है कि एडजस्ट करना है। सीधा समझिए कि एडजस्ट करना है। तो आइए दोस्तों इसमें जानेंगे, और दोस्तों इसमें अच्छे अच्छे हम लोग परिभाषा को भी जानेंगे जिन्होंने संयोजन के बारे में जो भी अपना परिभाषा दिया है। और फिर संयोजन में ये हम लोग का जो अचेतन मन होता है, फिर से अर्धचेतन मन होता है, फिर से चेतन मन होता है जो सिगमंड फ्रायड जी ने दिया था, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग, और लास्ट में दोस्तों ये भी समझेंगे और कि मतलब कि संयोजन से प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग जानते हैं समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट। अर्थ क्या है दोस्तों, व्यक्ति द्वारा वातावरण में अपनी आवश्यकताओं के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। देखिए दोस्तों, मैं पहले ही बताया, अपनी आवश्यकताओं के साथ तालमेल बैठाना, उसे क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है और आपको अभी ज़रूरत है कि आपको मतलब कि 120 रुपया का सामान चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 100 रुपया है तो 100 ही रुपया में अपना काम कीजिए, उसी में से सामान को थोड़ा थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये एडजस्ट हो गया, यानी कि एडजस्टमेंट हो गया, यानी कि समायोजन हो गया। तो इसका अर्थ हम लोग समझ गए। फिर देखिए, बीएफ स्किनर जी ने समायोजन के बारे में क्या कहा है। इन्होंने क्या कहा है, संयोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, यह परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। क्या, संयोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, यानी कि संयोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि यदि आप संयोजित करते हैं तो कुछ सीखते हैं। जैसे मैं अभी बताया कि आपके पास 100 रुपया है और आप 120 रुपया की सामान आपको मानो लेना है, और आपने 100 ही रुपया में कर दिया, तो आपने यहाँ पर क्या सीखा, आपने यहाँ पर अधिगम किया कि सामान को थोड़ा सा कम कर दे, किसी से हम पैसा उधार ना लें, तब भी हमारा कार्य निकल जाएगा, क्योंकि आज हम लेंगे तो हमको देना ही पड़ेगा। तो यह क्या हो गया, यह संयोजन हो गया। और किनके अनुसार, तो बीएफ स्किनर जी के अनुसार। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, कोलमैन के अनुसार संयोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दबाव से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। मतलब क्या कह रहा है, जो कोलमैन जी ने, उन्होंने क्या कहा है, संयोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दबाव से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2-3 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दबाव से निपटने और आवश्यकताओं को पूरा करने। अभी देखिए मैं क्या कहा, देखिए हम लोग ने कितना अच्छा एग्जाम्पल उठाया है, उसी पर सारे परिभाषाएं कैसे सेट हो रही है। आपके पास 100 रुपया है, आपको 120 रुपया की सामान चाहिए, तो आपको आवश्यकता 120 की है, तो आपके ऊपर अभी दबाव है। तो आप उससे निपटने के लिए क्या किए कि कोई सामान छोड़ेंगे, या सामान की मात्रा में कमी करेंगे, या वजन में कमी करेंगे। तो यही कह रहा है, संयोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दबावों से निपटने, जो दबाव हमारे ऊपर 120 का चढ़ा है उससे निपटने के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं, प्रयास की मतलब कि क्या, या तो 20 रुपया हम मेहनत करके कमा लें, या तो उतने में ही खरीद लें, या तो थोड़ा सा अपना जो उपभोग करना है उसकी हम मात्रा कम कर दें,
तो प्रयासों का परिणाम है। तो किनके अनुसार? तो कोलमैन जी के अनुसार। और स्किनर जी के अनुसार समायोजन एक अधिगम है, यानी कि समायोजन से हम लोग क्या करते हैं? तो समायोजन से हम लोग सीखते हैं। आइए फिर कुछ और बात करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यदि आप शुरू से अंत तक बने रह गए तो समायोजन से कोई भी प्रश्न आपको मिलेगा, और कोई भी प्रश्न अगर आता है तो आपका यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि यह वीडियो आपको समायोजन को समझने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है दोस्तों। मतलब कि इसमें कहीं भी कोई लेकिन परंतु की चांस नहीं है। दोस्तों आप लोग एक काम करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोगों में से जो लोग चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं वो लोग चैनल से जुड़ जाइए। और दोस्तों वीडियो को अभी शेयर नहीं करना है, पहले आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद जब आपकी यह टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब इसको शेयर करिए। देखिए संयोजन के प्रकार। अब संयोजन के प्रकार के बारे में हम जानते हैं तो ये 3 प्रकार के होता है। अब कौन कौन से इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रकार जैविक है, दूसरा सामाजिक है, और तीसरा स्वयं के साथ संयोजन है। अब हम लोग तीनों को एक साथ देखते हैं। देखिए क्या जैविक संयोजन। प्राणी यदि अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए वातावरण में तालमेल बैठाता है तो उसे जैविक संयोजन कहते हैं। देखिए जैविक मतलब शरीर से, अगर कोई आपको शरीर की ज़रूरत है, अगर उसके लिए आप अपने एटमॉस्फेयर यानी वातावरण से तालमेल बैठाते हैं, यानी कि एडजस्ट करते हैं, तो वह क्या है? वह हम लोग की जैविक संयोजन है। फिर आगे देखिए सामाजिक संयोजन। प्राणी समाज में आवश्यकताओं के वातावरण समाज में तालमेल बैठाए उसे सामाजिक संयोजन कहते हैं। अब देखिए मतलब कि सामाजिक संयोजन क्या है? कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आप है, हम है, कोई भी है, अगर अपनी आवश्यकताओं के लिए यदि हम समाज से संयोजन करते हैं तो वह क्या है? वह सामाजिक संयोजन है। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा? जैविक संयोजन। जैविक संयोजन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कि शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो सामाजिक संयोजन पढ़ा, यानी कि समाज के साथ एडजस्टमेंट। उसके बाद एक देखिए तीसरा जो कि सबसे अच्छा है, स्वयं के साथ संयोजन। यह क्या है? व्यक्ति अपनी भावनाओं, संवेगों व योग्यताओं के अनुरूप जब अपने आप के साथ तालमेल बैठा लेता है तो इस प्रकार का संयोजन स्वयं के साथ संयोजन होता है। देखिए किस किस चीज़ के लिए कर रहा है? अपनी भावनाओं, संवेगों, योग्यताओं के अनुरूप अपने आप के साथ तालमेल बैठा लेता है, तो इस प्रकार के संयोजन को स्वयं के साथ संयोजन कहा जाता है। देखिए जब आप अपने संवेग के साथ बैठाएंगे, अपनी इमोशंस के साथ बैठाएंगे, अपनी योग्यता के साथ बैठाएंगे, तो यह क्या होगा? जब खुद से करेंगे तो वह क्या होगा? वह स्वयं संयोजन होगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, संयोजन की प्रवृत्ति। अब देखिए संयोजन की प्रवृत्ति क्या है? संयोजन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और वातावरण दोनों प्रभावित होते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन प्रभावित होता है? तो व्यक्ति भी होता है और वातावरण भी होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कह रहा है क्या। पहला यह प्रवृत्ति है। दूसरा प्रवृत्ति क्या है? आवश्यकताओं और दबावों के मध्य तालमेल बैठाना, जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं। संयोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये भी बात है कि जब तक हम लोग जिएंगे तब तक किसको करेंगे। संयोजन एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। अब द्विध्रुवीय प्रक्रिया क्या है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए कि संयोजन और कुसंयोजन। अब संयोजन तो आप लोग समझ गए हैं, लेकिन ये भी हम लोग समझेंगे कुसंयोजन क्या होता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। प्राकृतिक गत्यात्मक है, यानी कि कभी रुकने वाली नहीं है। यह एक प्रकार की उपलब्धि है। समाज की उन्नति समयोजित लोगों पर निर्भर करती है, यानी कि देखिए जो समाज के साथ एडजस्टमेंट करता है उसी पर समाज की उन्नति निर्भर करती है। यानी कि मान लीजिए अभी आपको पैसा की ज़रूरत है और आपने किसी से उधार ले लिया और आपको कारणवश कुछ हो जाता है, तो आप बताइए आप घर पे बोझ होंगे ना। आपने तो पैसा लेकर कहीं लगा दिया, अपने खुद में आपने लगा दिया, यानी कि खाने पीने में, और उसके बाद आप घर पे बोझ बन जाएंगे। यानी कि जो पैसा आप लिए थे उसे घर वाले को देना पड़ेगा। यानी क्या है? समाज की उन्नति समयोजित लोगों पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो अपनी मतलब की स्थिति के अनुसार संयोजन करता है उसी पर समाज की उन्नति निर्भर करती है। आज हमारे पास 500 का है तो 500 का कपड़ा खरीदेंगे और पहनेंगे। कल अगर 200 भी होता है तो हम उसमें भी अपना खुश रहेंगे, तब हमारा समाज का विकास होगा। ये फिर बात करते हैं समायोजन के प्रतिमान। व्यवहारवादी प्रतिमान। व्यवहारवादियों ने स्किनर, पॉलाव, थर्नडाइक, क्लार्क, हल आदि मानव शरीर मशीन यंत्रत माना है। देखिए
व्यवहारवादी प्रतिमानों ने क्या माना है, जैसे जितने भी व्यवहारवाद से अधिगम के बारे में बताते हैं, जैसे स्किनर साहब हुए, पावलोव साहब हुए, थॉर्नडाइक साहब हुए, क्लार्क साहब हुए, हल साहब हुए, कि मानव शरीर मशीन यंत्रवत माना है कि यह मतलब कि व्यवहार के साथ संयोजन होता है। अब देखिए मनोविश्लेषण प्रतिमान, जिसका जनक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड है। अब देखिए इसको पढ़ने से पहले थोड़ा आप लोग मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। देखिए सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 भागों में बांटा है। एक पहला क्या है, तो एक ईदम है जिसे आईडी मतलब लिखते हैं, एक अहम है जिसे ईगो लिखते हैं ईजीओ, एक परम अहम है जिसको सुपर ईगो लिखते हैं। ठीक है, कौन कौन, ईदम अहम परम अहम। ठीक है, कौन कौन, ईदम अहम परम अहम। ठीक, अब देखिए ईदम के साथ क्या जुड़ा रहता है, तो हम लोग का अचेतन मन जुड़ा रहता है। कौन सा मन, अचेतन मन। अहम के साथ कौन सा मन, अर्धचेतन मन। और परम अहम के साथ कौन मन, तो चेतन मन। बात को आराम से समझना है। ईदम है वह अचेतन मन है, अहम है वह अर्धचेतन मन है, और परम है वह चेतन मन है। ठीक है, अब देखिए अचेतन मन को समझते हैं क्या है। यह जन्मजात होता है। आनंद का नियम, अगर पूछे कि आनंद का नियम किस मन का भाग है, मतलब कि अचेतन का है, अर्धचेतन का है, चेतन का है, तो आनंद का नियम चेतन का भाव है। सुख प्राप्त करने के लिए होता है, और 90% आनंदवादी मन या सुखवादी मन भी कहा जाता है। यानी जितनी हम लोग के अंदर इच्छाएं होती है सुख पाने की, वो किस मन का कार्य है, तो अचेतन मन का। इसे आनंद का नियम भी कहते हैं। अब देखिए अर्धचेतन मन यानी कि अहम, यह वास्तविकता का नियम है दोस्तों। तो हम लोग को किस मन में जीना चाहिए, तो अर्धचेतन मन में। यह वास्तविकता पर निर्भर करता है कि हमारे पास जितना है उसमें हम एडजस्ट करेंगे। उसके बाद आता है चेतन मन, यह नैतिकता का नियम है। यानी कि नैतिक बातों पर निर्भर करता है कि बड़ों की आज्ञा मानिए, बड़ों को माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। यह नैतिकता पर मतलब कि डिपेंड करता है। दोस्तों यदि आप इतना जानते हैं और ये भी जान सकते हैं कि देखिए जितनी हम लोग की भावना, संवेग, मूल प्रवृत्तियाँ, दमित इच्छाएं, यौवन ऊर्जा, नैतिक, ये सब किस में होता है, सब ईदम में होता है दोस्तों। और यह किसने बांटा है, आइए अब हम लोग समझते हैं मनोविश्लेषण प्रतिमान, यानी कि जो सिगमंड फ्रायड जी के बारे में अभी हम लोगों ने इतना पढ़ा। अर्धचेतन मन मतलब कि अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। ठीक है, अब देखिए आगे फिर हम लोग जानते हैं सिगमंड फ्रायड के अनुसार संयोजन की कुंजी अचेतन मन होता है। कौन सा मन, अचेतन मन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आनंद का नियम, जो जन्मजात होता है, सुख प्राप्त करने के लिए होता है। भावना, संवेग, मूल प्रवृत्तियाँ, दमित इच्छाएं, सब किस में होता है, तो अचेतन मन में होता है। अचेतन मन ही व्यक्ति के व्यवहार की संयोजन की कुंजी है। इसमें उपस्थित दमित इच्छाओं, मूल प्रवृत्तियों, संवेगों, भावनाओं आदि पर नियंत्रण करके व्यक्ति संयोजित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा भी है दोस्तों क्या, कि सुख का नियम हम लोगों ने अभी पढ़ा। सामाजिक प्रतिमान के अनुरूप यदि व्यक्ति सुख की प्राप्ति कर लेता है जिससे समाज में किसी को हानि नहीं होती है, तो इस प्रकार भी व्यक्ति संयोजित हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए अच्छे संयोजन की विशेषता, संयोजित व्यक्ति के अनुकूलन या लोचशीलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, जो व्यक्ति संयोजित होता है वह अनुकूलन और लोचशीलता होता है। यानी कि बिल्कुल लोच प्रवृत्ति का, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर भी परेशान नहीं होगा। तो ये संयोजन की विशेषता है। किस प्रकार के संयोजन की, तो यदि आप एक अच्छे संयोजन करता है, यानी कि आप संयोजन करते हैं, तो ये देखिए कि आप लोगों में ये सब विशेषताएं हैं कि नहीं। समाज के प्रति जागरूकता, अपने व्यवहार के प्रति सूझ और मूल्यांकन दर्शाते हैं। यानी कि जो भी काम करते हैं उससे देखते हैं कि हमने सही किया है या गलत। आत्मसम्मान के साथ दूसरों का सम्मान करते हैं। ठीक है, लक्ष्य स्पष्ट होता है, इसमें संवेदी समझ होती है, इसमें अक्षांश स्तर अपनी योग्यताओं के अनुरूप प्राप्त होता है। ठीक, आगे देखते हैं फिर हम लोग, यह दूसरों में दोष नहीं देखते हैं। यानी कि देखिए अगर कुछ हो भी जाता है तो खुद को दोषी ठहराते हैं, न कि दूसरों में। और खुद को दोषी ठहराने का मतलब क्या है, वो उस कार्य के साथ अपना संयोजन करते हैं। अब देखिए कुछ संयोजन, अभी हम बताएं ना संयोजन द्विध्रुवीय होता है, तो देखिए कुछ संयोजन क्या है, तनाव,
व्यक्ति वातावरण या समय की मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। यह क्या है? कुसंयोजन है। यदि मान लीजिए आपको कोई कार्य करना है और आप संयोजित नहीं हो पाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे? कुसंयोजन के शिकार हो जाएंगे, यानी तनाव का। फिर आगे देखिए, द्वेष, चिंताएं। जब अचेतन मन की दमित इच्छाएं चेतन मन में आती है और व्यक्ति किसी प्रकार का संयोजित नहीं हो पाता है तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मनोरोग से ग्रसित हो जाता है, जिसे द्वेष चिंता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? द्वेष और चिंता कहा जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे दबाव का। देखिए, दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है। व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के लिए दबाव महसूस करता है। किसके लिए महसूस करता है? तो अपने आत्मसम्मान के लिए दबाव महसूस करता है। भग्नाशय, भग्न प्लस आशय। जब किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने पर व्यवहार में जो संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भग्नाशय कहते हैं। इसमें जब किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने पर व्यवहार में जो संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होता है उसे भग्नाशय कहते हैं। ठीक है। फिर देखिए, द्वंद्व क्या है? एक ही समय में विरोधी या समान शक्ति जागृत हो जाती है तो उसे द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व माने मतलब कि दुविधा दोस्तों, डिलीमा। देखिए, आपके अंदर द्वंद्व पैदा हो जाता है। देखिए, द्वंद्व का मतलब क्या होता है कि आपके पास दो चीज़ें एक ही साथ आ जाए कि हम ये करें या ये करें, दो आ जाए, तीन आ जाए, तो द्वंद्व है कि आपके अंदर अब दुविधा में पड़ गए हैं कि हम किस ओर जाएं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? यह द्वंद्व हो जाएगा। आइए जैसे आगे देखते हैं। संयोजन तंत्र, मनोरचनाएं, इदम, मूल प्रवृत्तियाँ, संवेग, भावनाएं, दमिक इच्छा, यौन ऊर्जा, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है। अब देखिए, अहम भी हम लोग पढ़ लिए हैं, अब सुपर अहम भी पढ़ लिए हैं, यानी कि परम अहम। फिर आइए हम लोग आगे देखते हैं। जब जब व्यक्ति अपने आप को अथवा अपने प्रभावों को असुरक्षित समझता है तब व्यक्ति बहाना बनाता है अथवा तर्क का निर्णय करता है, जिसे मनोरचनाएं कहा जाता है। अब देखिए, मनोरचनाएं की विशेषता। अहम मतलब कि अर्धचेतन मन अहम के असुरक्षित होने पर रची जाती है। यानी कि देखिए, जब आप अपने अर्धचेतन मन पर मतलब कि सुरक्षा निर्भर नहीं करेंगे तब इसकी रचनाएं होती हैं। अचेतन मन और चेतन मन स्तर पर मनोरचनाएं का निर्माण होता है। यानी कि अचेतन मन है और चेतन मन, उन दोनों के जो बीच में या स्तर बनता है उस पर किसका निर्माण होती है? तो मनोरचनाएं की निर्माण होती है। मनोरचनाएं करने के लिए एक प्रक्रिया है जो वास्तविकता को विकृत कर देती है। मतलब कि यह एक प्रक्रिया है जो वास्तविकता के साथ विकृत होती है। मनोरचनाएं के निर्माण से व्यक्ति में उपयुक्तता की भावना पाई जाती है। किसकी भावना पाई जाती है दोस्तों? तो उपयुक्तता की भावना पाई जाती है। ठीक है। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। मनोरचनाएं के प्रकार। प्राथमिक मनोरचनाएं और गौण मनोरचनाएं कितने प्रकार की होती है? तो प्राथमिक और गौण। अब देखिए, इसको आराम से हम लोग यहाँ समझते हैं। देखिए, प्राथमिक के अंदर क्या है? दमन, समन, अंतर्बाधा, प्रतिगमन, रूपांतरण, उन्नयन, प्रतिक्रिया निर्माण, युक्तिकरण। ठीक है। और गौण के अंदर क्या है? तादात्मीकरण, अंतःक्षेपण, प्रेक्षेपण, कल्पना तरंग, विस्थापन, स्थानांतरण, क्षतिपूर्ति, वास्तविकता या अवास्तविकता। ये किसके अंदर है? गुण के अंदर। देखिए, दमन, समन, ये सब आंतरिक जितनी भी है प्राथमिक मनोरचना, ये सब किसके अंदर है? तो गौण का। अब देखिए, प्रक्षेपण हुआ, जैसे किसी पर ट्रांसफर करना, ये सब किसके अंदर आती है? तो गौण मनोरचनाएं के अंदर। ठीक है। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, प्राथमिक मनोरचनाएं जैसे दमन है, इसके बारे में देखिए क्या है। वह मनोरचना जिसमें बालक इच्छाएं, स्मृतियां, भावना, कष्टदायक आवेग का चेतना से अपने आप अलग हो जाता। क्या है? उसके अपने आप अलग हो जाना। दोस्तों, आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से जुड़ जाइए और पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, मतलब कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कि सर हमको इसका पीडीएफ नहीं मिला है, तो आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दमन वह मनोरचना जिसमें बालक इच्छाएं, स्मृति, भावना, कष्टदायक आवेग आदि को चेतन मन से जानबूझकर अलग करना, तो क्या होता है? समन होता है। प्रतिगमन पीछे की ओर लौटना, प्रतिगमन है। फिर आगे देखिए, अंतर्बाधा। अंतर्बाधा में किसी कार्य या व्यवहार प्रक्रिया में जब दूसरा कार्य या क्रिया का
अवरोध करता है तो वह क्या है, वह अंतर बाधा है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, उन्नयन या उदात्तीकरण, जब कोई बड़ा कार्य अथवा नवीन रचनात्मक कार्य किया जाता है तो उसे उन्नयन या उदात्तीकरण कहते हैं। युक्तिकरण, विभिन्न प्रकार के तर्क, बहाना अथवा प्रक्रिया निर्माण करना क्या कहलाता है, तो युक्तिकरण कहलाता है। वैसे हमारे तर्क, आपको ज़रूरत है तर्क का, तर्क बनाते हैं। अगर आपको कहीं बहाने की ज़रूरत है तो बहाना बनाते हैं। फिर प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या हो जाता है, वह युक्तिकरण कर हो जाता है। देखिए दोस्तों, बहाना वर्ड हमेशा निगेटिव नहीं होता है, यह पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कैसे है कि मान लीजिए आपको अभी पढ़ना है और किसी ने कहा कि चलिए बाहर घूमने, तो आपने तो बहाना बना दिया कि अभी मेरे को ये सर दर्द है, ये वो है, पढ़ने लगते हैं, तो आपके लिए तो पॉजिटिव है, शायद उसको लगे कि मेरे लिए निगेटिव हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल मतलब कि अपने ध्यान में नहीं लेना चाहिए। आइए फिर देखते हैं प्रतिक्रिया निर्माण, व्यवहार के विपरीत व्यवहार करना प्रतिक्रिया निर्माण है। जैसे व्यवहार के विपरीत, मान लीजिए कभी व्यवहार करना है हम लोग को पॉजिटिव, अगर निगेटिव करते हैं तो क्या है, वह प्रतिक्रिया निर्माण है। आइए फिर हम देखते हैं गौण मनोरचनाएं। इसमें देखिए तादात्म्यकरण है, मतलब कि तादात्म्यकरण है। कह रहा है क्या, तादात्म्य स्थापित करना, कोई व्यक्ति अपनी क्रिया व्यवहार से दूसरे व्यक्ति या क्रिया व्यवहार को अपनाता है। फिर क्या है, अंतःक्षेपण, स्वयं में पलायन करना। फिर क्या है, प्रक्षेपण, अपने दोष दूसरे पर आरोपित करना। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, क्षतिपूर्ति, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और उन कमियों को दूसरी जगह पूर्ति करता है, उसे क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति। कल्पना तरंग, दिवा स्वप्न, किसी भी समस्या को दूर करने के लिए कल्पना करना क्या कहलाता है, कल्पना तरंग या दिवा स्वप्न कहलाता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम लोग सोचते हैं कि ये करेंगे नौकरी लग जाएगा तो ये होगा वो होगा, ये सब क्या है, ये सब दिवा स्वप्न है। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इतने कम समय में बिना कहीं हम लोग बात किए इस वीडियो को कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए और दोस्तों जाते जाते इसको शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा सीटेट का भी मतलब कि प्रैक्टिस लाया जाता है, जिसमें कुछ हम आप लोग से प्रत्यक्ष भी क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं और कुछ पीडीएफ के माध्यम से भी आता है दोस्तों, और केवीएस का भी आता है दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, आप लोग को भविष्य में इस चैनल से जो भी मिलेगा वह कम समय में और बिना मतलब कि इधर उधर के बात घुमाए सीधे कंटेंट मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर कोई कर लेता है, जैसे मान लीजिए आपने बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है, तो इस स्तर के जितने भी बच्चे होते हैं उनको हर बात नहीं कि ऐसे नहीं बताया जाता है, क्योंकि ये सब डिग्रियाँ लेने का मतलब होता है कि आप ऑलरेडी एक मास्टर हैं। अगर ग्रेजुएट कर कर कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड बीटीसी किया होगा, इसका मतलब उसका दिमाग ऑलरेडी उतना परिपक्व है और उसको पढ़ाना है प्राइमरी के बच्चे को। तो एक मोटा मोटी सिलेबस केवल आप जानते हैं हर चीज़ को, तो आपको कोई नहीं